अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? जी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? कैसी है? ठीक है। पूछ लिया। नया बात है।
ओके क्लास, वेलकम बैक। आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो किडनी रिलेटेड है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने लिवर को डिस्कस किया था, लिवर की पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन और उसका जो हुकिंग मेथड था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्प्लीन को किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन आ जाती है, यानी कि इंस्पेक्शन आ जाती है। इंस्पेक्ट करते हो आप किस तरह से जो है वो आपने किडनी को पहले देखना है। इंस्पेक्शन में आप उसको हाथ लगा के देखते हो, ठीक है। उसकी वार्मनेस चेक करते हो, कोई कलर चेंज चेक करते हो, ठीक है। कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पल्पेशन, नेक्स्ट स्टेप। तो पल्पेट कैसे करते हैं? सबसे पहले किडनी को टू पल्पेट दी राइट किडनी, सपोर्ट द राइट पोस्टीरियर फ्लैंक विद योर लेफ्ट हैंड एंड प्लेस योर राइट हैंड इन दी राइट अपर क्वाड्रेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि किडनी जो होती है वो आपके कहाँ पे होती है? राइट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट दोनों जगहों पे होती है। ये देखें, आप इस इमेज को प्लीज गौर से देखें। लेफ्ट साइड से आपने जो पेशेंट का फ्लैंक एरिया है उसको रेज करना है और राइट हैंड से आपने उसको प्रेस करना है पल्पेशन के लिए, ठीक है। ये देखते हैं, ये जो डॉक्टर है या नर्स है उसका क्या है? ये लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड से उसने फ्लैंक एरिया राइट साइड का अपलिफ्ट किया है और लेफ्ट हैंड से किया है राइट एरिया और अपने राइट हैंड से उसको क्या किया है? डीप पल्पेट किया है, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू पल्पेट द किडनी। उसके बाद कहता है जस्ट बिलो द कॉस्टल मार्जिन एट दी MCL, ठीक है। आप मिड क्लेविकुलर लाइन के बिल्कुल नीचे और कॉस्टल मार्जिन के ऊपर। टू कैप्चर द किडनी आस्क द क्लाइंट टू इनहेल, ठीक है। और किडनी को कैप्चर करने के लिए, मतलब किडनी नीचे फ्लोट कर रही होती है, जब आपने यहाँ पे प्रेस करना है, प्रेशर अप्लाई करना है और नीचे से भी आपने प्रेशर अपवर्ड अप्लाई करना है, तो आपने पेशेंट को कहना है कि लंबा सांस लें, इनहेल करें, नाक बंद करके लंबा सांस लें, ठीक है। इनहेलेशन के लिए उसको बोलना है। उसके बाद इनहेलेशन के लिए बोलना है। उसके बाद प्लेस दी एज यू स्टैंड, अच्छा। उसके बाद टू देन कंप्रेस योर फिंगर्स डीपली ड्यूरिंग द पीक इंस्पायरेशन। और जब उसकी मैक्सिमम उसको सांस आ जाएगा, मैक्सिमम वो इंस्पायर कर लेगा, तो आपने उसको उसकी फिंगर्स को डीपली क्या करवाना है? पेनिट्रेट करवाना है। आस्क द क्लाइंट टू एक्सेल एंड होल्ड द ब्रीथ ब्रीफली, ग्रेजुअली रिलीज द प्रेशर ऑफ योर राइट हैंड। और इसके बाद आपने क्या करना है? ग्रेजुअली जो है वो अपने राइट हैंड का प्रेशर जो है वो रिलीज करवाना है। इफ यू कैप्चर द किडनी, मतलब फॉर एग्जांपल आप किडनी को लोकेट कर लेते हो, तो यू विल फील इट, आप इसको फील करोगे। स्लिप बीनीथ योर फिंगर, अपनी उंगलियों के नीचे। टू पल्पेट द लेफ्ट किडनी, रिवर्स द प्रोसीजर। मतलब कि जब आप पेशेंट को कहेंगे कि लंबा सांस लें, वो जब मैक्सिमम पीक इंस्पायरेशन पे आएगा, आपकी जो फिंगर टिप्स है उसको जो किडनी है वो टच होगा और टच होने से वो स्लिप करेगा, ठीक है। स्लिप करेगा तो मतलब वंस द मोमेंट कम्स कि कोई चीज़ स्लिप हो रही है, तो इट मीन्स दैट वाज अ किडनी, ठीक है। और इसी तरह से आप इस प्रोसीजर को रिवर्सली करोगे लेफ्ट साइड पे भी। ये देखिए, इस तरह से आपने पल्पेट करना है किडनी को। नेक्स्ट आ जाता है एसाइटिस, चेकिंग फॉर एसाइटिस। एसाइटिस इज फॉर व्हाट? मतलब व्हेन देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ एनी वाटर, एनी डिस्चार्ज मटेरियल इन द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज एसाइटिस। द कंडीशन कॉल्ड एसाइटिस। जब भी आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर किसी किस्म का कोई पानी भर जाता है तो वो एसाइटिस होती है। तो हैव एन असिस्टेंट प्लेस द अल्लर एज ऑफ हर हैंड फर्मली ऑन द पेशेंट्स एब्डोमेन एट इट्स मिड लाइन, ठीक है। एज यू स्टैंड फेसिंग द पेशेंट हेड, आप में मरीज के सामने खड़े होना है और उसके हेड की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। तो प्लेस द पाम ऑफ योर लेफ्ट हैंड अगेंस्ट द पेशेंट्स राइट फ्लैंक, ठीक है। और इस तरह से आपने पेशेंट के राइट हैंड पे खड़े होना है। गिव द लेफ्ट एब्डोमेन अ फर्म टैप विद योर राइट हैंड। और आपने अपने एब्डोमेन के ऊपर जो है अपने राइट हैंड से फर्मली टैप करवाना है। इफ एसाइटिस इज प्रेजेंट यू मे सी एंड फील ए फ्लूइड वेव राइपल अक्रॉस द एब्डोमेन, ठीक है। अगर एसाइटिस मौजूद है तो आप क्या फील करेंगे? फ्लूइड सा फील करेंगे। राइपल मतलब मूव करता हुआ अक्रॉस द एब्डोमेन, पूरे एब्डोमेन के क्रॉस आपको जो है वो एक पानी सा झलकता हुआ महसूस होगा। इफ डिटेक्ट एसाइटिस यूज ए टेप मेजर टू मेजर द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। और आपने फिर उस एब्डोमेन के ऊपर से टेप लेके उसको मेजर करना है कि ये जो पानी पाया गया है ये कितना पानी पाया गया है, ठीक है। 1 लीटर है, 2 लीटर है और कितना एब्डोमेन उसको कवर कर रहा है। मार्क द पॉइंट ऑन द पेशेंट एब्डोमेन। और आपने किसी चौक के साथ या वाइट पेंसिल या मार्कर के साथ आपने क्या करना है?
कि आपने उसके एब्डोमेन के ऊपर जहाँ से लेके जहाँ तक आपको फ्लूइड मूवमेंट फील हो रही है, जो वो एरिया कवर्ड है, उसके साथ आपने उसको मार्क कर लेना है पेन की टिप के साथ, ठीक है। और इस तरह से मार्क करने के बाद फिर आप उसके ऊपर इंचेस टेप रख के, मेजरिंग टेप रख के आप उसको कॉन्स्टेंटली मेजर कर सकते हैं। दिस मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली इफ फ्लूइड रिमूवल और पैरेस्थेसिस इज परफॉर्म। पैरेस्थेसिस जो है वो खास किस्म का इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें हम बड़ी नीडल डाल के पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सारा का सारा फ्लूइड को रिमूव करवाया जाता है, अननेसेसरी फ्लूइड जो होता है, ठीक है। तो पैरासिंथेसिस जो है वो प्रोसेस होता है। तो कहता है कि अगर हम उस एरिया को चाक के साथ, पेंसिल की टिप के साथ अगर मार्क कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम उस फ्लूइड को रिमूव करवा सकें, ठीक है। आगे है शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस क्या होती है? डलनेस मैंने आपको नीचे बताया था, होलो ऑर्गन की सुनाई देती है, जो फ्लूइड फील्ड होते हैं। तो टू परफॉर्म द शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट, प्लेस द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन। मरीज को आपने कहना बिल्कुल सीधे लेट जाए, परकस द एंटायर एब्डोमेन रीजन, और आपने परकशन करनी है, मतलब अपने डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हैंड की मदद से, जैसे मैंने आपको सिखाई थी परकशन एब्डोमिनल रीजन के अंदर। एंड मार्क द डलनेस टेम्पनी ट्रांजिशन पॉइंट। डलनेस कौन सी साउंड होती है? डलनेस वो साउंड होती है जो होलो ऑर्गन में सुनाई देती है। और टेम्पनी कौन सी साउंड होती है? टेम्पनी वो साउंड होती है जो कि एयर फील्ड ऑर्गन में सुनाई देती है। तो जहाँ डलनेस टेम्पनी में और टेम्पनी डलनेस में कन्वर्ट होगी उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट, यानी तब्दीली का अमल। वो क्या कहते हैं, आपने उसको मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद आपने क्या करना है? प्लेस द पेशेंट इन दी राइट लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन, यानी उसको कहना है कि अपनी टांगे जो है, अपने घुटने जो है वो अपने पेट के साथ लगा ले और उसको राइट साइड पे करवट दिलवा के आपने लिटा लेना है। और आपने वेट करना है 30 to 60 सेकेंड के लिए। और फिर आपने इसी तरह से परकशन उसकी रिपीट करनी है। और अगेन आपने डलनेस टू टेम्पनी ट्रांजिशन पॉइंट आपने नोट करते जाना है। मतलब दोनों मतलब जब भी आपने 30 to 60 सेकेंड के लिए उसको देखना है, उसको मार्क करवाना है, तो आपने क्या करवाना है कि उसको डिक्यूबाइटस पोजीशन के अंदर राइट लेटरल पोजीशन में लिटा कर उसको करना है। A positive shifting dullness test is indicated by shifting of the transition point. और जो एक पॉजिटिव शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट है वो इंडिकेट होता है बाय शिफ्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन पॉइंट की शिफ्टिंग से। ये देखिए, ये पहले ये टेम्पनी, ये डलनेस और ये ट्रांजिशन पॉइंट, यानी कि जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो ये ट्रांजिशन पॉइंट हो जाता है, ठीक है, चेंज होती है। जब ये भी ट्रांजिशन पॉइंट है, ये भी जब आपस में मिल जाती है ट्रांजिशन पॉइंट है। Assessment of the abdominal patient aorta. Assess the width of the aorta by placing your hands on each side of the aorta just above the umbilicus, ठीक है। उसके बाद आपने width को मेजर करना है aorta की by placing your hands on each side of the aorta. Each side of the aorta को देखना है just above the umbilicus, बिल्कुल umbilicus के ऊपर। Abdominal aortic aneurysm जैसे width greater than 4 cm with lateral pulsation, ठीक है। और उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म आ जाती है जो कि ग्रेटर देन आपके पास 4 सेंटीमीटर होती है विद लेटरल पल्सेशन। उसके बाद आ जाता है इलिसिटिंग एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन आप कैसे देखते हो? रीबाउंड टेंडरनेस है और ब्लमबर्ग साइन है। रीबाउंड टेंडरनेस में हेल्प द पेशेंट इनटू सुपाइन पोजीशन, आपने मरीज को बिल्कुल सीधे लेटाना है। प्लेस हैंड जेंटली ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट एट मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। मैकबर्नी पॉइंट कौन सा है आपका? जो आपका इंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन के दरमियान में है, एम्ब्लाइकस और इंटीरियर सुपीरियर इलियक पॉइंट के दरमियान में वो मैकबर्नी पॉइंट है, जहाँ पे आप रीबाउंड टेंडरनेस भी चेक करते हैं उसके लिए, अपेंडिक्स के लिए, ठीक है। तो प्लेस हैंड जेंटली ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, एक राइट अपर क्वाड्रेंट है और एक राइट लोअर क्वाड्रेंट है। ये इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने इमेज देखा हो जहाँ पे मार्क एरिया बने हुए थे, ये देखिए, अगर आप इसको स्टर्नम से लेके सिम्फिसिस प्यूबिस तक अगर आप इसको डिवाइड करें मिड लाइन को और डिवाइडिंग लाइन करें तो ये आपका कौन सा होगा? ये आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट होगा, ये राइट अपर क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह से वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होगा और कॉस्टल मार्जिन से ऊपर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होगा। तो आपने राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो है उसको फील करना है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट में। अब मैकबर्नी पॉइंट दो चीज़ों के दरमियान में होता है, अम्बिलिकस और इंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन के दरमियान।
स्लोली एंड डीपली डिप फिंगर्स इनटू द एरिया देन रिलीज द प्रेशर इन ए क्विक स्मूथ मोशन, ठीक है। और इस तरह से आपने स्लोली और डीपली जो है वो डीप फिंगर्स करनी है और आपने प्रेशर को फील करना है स्मूथ मोशन में। पेन ऑन रिलीज रीबाउंड टेंडरनेस इज ए पॉजिटिव साइन। और अगर आपको रीबाउंड टेंडरनेस पे पेन फील होती है तो वो ये एक क्या है, ये एक पॉजिटिव साइन है। ये देखें, ये मैकबर्नी पॉइंट है आपका अम्बिलिकस और इसके दरमियान में, और ये जो आपका है क्या कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट के दरमियान में, ठीक है। अम्बिलिकस और राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में है ना आपका मैकबर्नी पॉइंट। तो इलियक फोसिक रीजन और अम्बिलिकस के दरमियान का जो पॉइंट है वो मैकबर्नी पॉइंट है। आगे है इलियोसॉस साइन, हेल्प द पेशेंट इनटू सुपाइन पोजीशन विद हिज लेग स्ट्रेट, ठीक है। ये साइंस तो मेरे ख्याल पहले भी मैंने आपको पढ़ाए थे, रिपीट हो रहे हैं। आपने पेशेंट को क्या करना है कि बिल्कुल सीधे लेटाना है और उसकी टांगें सीधी करवा देनी है और उसको कहना है कि रेज हिज राइट लेग अपवर्ड एज एक्सर्ट स्लाइटली डाउनवर्ड प्रेशर विद योर हैंड ऑन हिज राइट थाई, ठीक है। मतलब राइट लेग उसकी अपवर्ड आपने अप करनी है और लेफ्ट साइड से उसको कहना है कि वो प्रेशर एग्जर्ट करे अपने राइट थाई के ऊपर। इसी तरह से इस मैन्यूवर को लेफ्ट लेग के साथ भी करना है कि लेफ्ट लेग को भी रेज करना है और राइट साइड की जो लेग थाई है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। When testing either leg, increased abdominal pain is positive result, indicating irritation of the psoas muscle। और अगर इस तरह करने से आपके abdominal pain स्टार्ट हो जाती है तो वो ये इंडिकेट करती है कि आपके जो psoas muscles हैं वो इरिटेट हुए हैं एब्डोमेन के। ये देखिए, ये psoas मेजर मसल है, ये इलियस मसल्स है, ये लंबर वर्टेब्री है आपकी और ये psoas माइनर मसल है। आगे है ऑब्चुरेटर साइन, हेल्प द पेशेंट इनटू ए सुपाइन पोजीशन विद हिज राइट लेग फ्लैश 90 डिग्री एट द हिप एंड नी। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि वो बिल्कुल सीधा लेट जाए और अपनी लेग्स को फ्लेक्स कर दे 90 डिग्री पे और हिप एंड नी को। फिर होल्ड द लेग जस्ट अबव द नी एंड एट द एंकल, देन रोटेट द लेग लेटरली एंड मीडियली। और उसके बाद आपने लेग्स को क्या करना है, मीडियली और लेटरली उसको रोटेट करना है। Pain in the hypogastric region is a positive sign, indicating irritation of obturator muscles। और किसी किस्म की अगर पेन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आती है तो वो शो करती है कि आपका ऑब्चुरेटर मसल्स का प्रॉब्लम है। ये देखो, ये इलियोसॉस है और ये ऑब्चुरेटर है। ये आप 90 डिग्री के ऊपर उसकी लेग को फ्लेक्स करवा लिया। आगे आ जाता है एग्जामिन दी रेक्टम एंड एनस। जब आपने एनस और रेक्टम को एग्जामिन करना है तो सबसे पहले इंस्पेक्शन है। कहता है पुट ऑन ग्लव्स एंड स्प्रेड द बटक टू एक्सपोज द एनस एंड सराउंडिंग टिश्यू। आपने ग्लव्स पहन लेने हैं और ग्लव्स पहनने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने जो भी एनस का एरिया है उसको आपने एक्सपोज करवाना है सराउंडिंग एरिया। उसके बाद कोई बात नहीं मैम, उसके बाद द स्किन इन द पेरिनियल एरिया इज नॉर्मली समवट डार्कर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। और स्किन का जो आपका एरिया है, पेरिनियल एरिया जो है वो नॉर्मली थोड़ा सा डार्कर हो जाता है देन डेट ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। यानी कि आपने देखा होगा कि जो पेरिनियल एरिया है वो थोड़ा सा डार्क होता है और सराउंडिंग के जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े से लाइटर होते हैं। चेक फॉर फिशर्स, लियंस, स्कार्स, इन्फ्लेमेशन, डिस्चार्ज, हेमोरॉइड्स, ठीक है। मतलब किसी भी किस्म की कोई फिशर तो नहीं है, लियंस तो नहीं है, स्कार्स तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, हेमोरॉइड्स तो नहीं आ रहे किसी किस्म के भी, थैंक यू सो मच, हेमोरॉइड्स तो नहीं आ रहे। देन आस्क द क्लाइंट टू स्टेन एज इफ ही इज हैविंग ए बाउल मूवमेंट। और उसके बाद आपने क्लाइंट को कहना है कि वो स्ट्रेन करें अगर किसी किस्म की कोई बाउल मूवमेंट्स आ रही है। दिस एक्शन में रिवील इंटरनल हेमोरॉइड्स और फिशर। और इस किस्म का एक्शन जो है वो इंटरनल हेमोरॉइड्स या फिशर को शो करता है। पैल्पेशन में क्या करेंगे, अप्लाई वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट टू योर ग्लव इंडेक्स फिंगर। मतलब आपकी जो इंडेक्स फिंगर है जिसके ऊपर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं उसके ऊपर आप थोड़ी सी लुब्रिकेशन लगाएंगे और लुब्रिकेशन लगाने के बाद आप उसको वहाँ पे पैल्पेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया थोड़ा सा जो है वो सेंसिटिव होता है और पैल्पेशन हम जैसे नॉर्मल दूसरे बॉडी ऑर्गन्स की, किडनी की, लंग्स की कर रहे थे ऐसे नहीं हम करेंगे। इसके लिए हम प्रॉपर उसके ऊपर जेल लगाएंगे या लुब्रिकेंट लगाएंगे ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो। और पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि वो रिलैक्स हो जाए, अच्छी तरह उसको भी गर्म कर लेंगे, अपने हाथों को भी गर्म कर लेंगे, ठीक है। अगर वो किसी किस्म का कोई प्रेशर फील करता है, आस्क द पेशेंट टू बियर डाउन, ठीक है। और पेशेंट से कहेंगे कि वो बैठ जाए, ठीक है। एज द स्फिंक्टर ओपन्स जेंटली इंसर्ट फिंगर्स इनटू द रेक्टम टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, ठीक है। और पेशेंट से कहेंगे कि वो नीचे की तरफ जोर लगाए जैसे स्पेशली स्टूल पास किया जाता है।
स्टूल के लिए हम लोग जोर लगाते हैं। तो जैसे ही वो स्टूल के लिए जोर लगाता है उस किस्म का वो जेस्चर देगा, तो आपने अपनी उंगलियों से जो आपकी इंडेक्स फिंगर है जिस पे आपने जेल लगाई है, ये लुब्रिकेंट लगाया, उसको उस फिंगर के अगेंस्ट जो है वो अम्बिलिकस की तरफ आपने उसको मूव करवाना है, जेंटली इंसर्ट करवाना है। People pay as much of the rectal wall as possible, rotate finger clockwise and then counterclockwise, और फिर आपने उसको clockwise और counterclockwise घुमाना है। The rectal wall should feel soft and smooth without messes, और rectal walls अगर तो feel हो smooth और soft और किसी किस्म की कोई messes नहीं है, ठीक है, fecal impactation और tenderness है, ठीक है। रिमूव फिंगर फ्रॉम रेक्टम एंड इंस्पेक्ट ग्लव्स फॉर स्टूल, ब्लड एंड म्यूकस, और जब आप अपनी फिंगर को निकाल लें उस एरिया में से, तो आपने देखना है किसी किस्म का कोई जो है वो उसको ग्लव के ऊपर कोई स्टूल तो नहीं लग गया, कोई ब्लड तो नहीं लग गया, किसी खास किस्म की म्यूकस तो नहीं लग गई। टेस्ट फीकल मैटर एडहेरिंग टू द ग्लव फॉर अकल्ट ब्लड यूजिंग दी ग्वाइट टेस्ट, ठीक है। अकल्ट ब्लड जो कि डायसेंट्री में होता है ज़्यादातर, हम उस अगर फीकल के साथ वो आ रहा है, ग्लव के साथ लगा हुआ आया है, तो आप ग्वाइट टेस्ट परफॉर्म करते हैं अकल्ट ब्लड के लिए, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है एब्डोमिनल फाइंडिंग्स। एब्डोमिनल फाइंडिंग्स में आपके पास फिर आ जाता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ जाती है। डिस्टेंशन में रिजल्ट्स फ्रॉम गैस, ट्यूमर और कॉलन फिल्ड विद फीसिस, ठीक है। वो गैस से भी हो सकती है, ट्यूमर से भी हो सकती है, ठीक है, और या फिर कॉलन अगर फिल्ड हो फीसिस के साथ, पेशेंट ने स्टूल पास करना हो तो तभी हो सकती है। मेरी में बोतल पड़ी है, मुझे फिल करके दे दो। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, व्हेन इट मे आल्सो काज बाय एनी इंसिजनल हर्निया, अगर किसी किस्म का कोई हर्निया है, ठीक है। हर्निया क्या होती है, प्रोट्रूजन ऑफ द मैस आउटसाइड द अम्बिलिकस, ठीक है। वो आ जाता है आपका उसमें अम्बिलिकल हर्निया के अंदर आ जाता है। तो क्योंकि हम एब्डोमेन की असेसमेंट कर रहे हैं तो फिर हम एब्डोमिनल हर्निया को भी इंडिकेट करते हैं, विच में प्रोट्रूड व्हेन द पेशेंट लिफ्ट हिज हेड एंड शोल्डर, जब पेशेंट जो है वो अपनी शोल्डर या हेड को रेज करता है। अच्छा, पेन की सूरत में हो सकती है, एब्डोमिनल पेन में इंडिकेट अल्सर्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अपेंडिसाइटिस, कॉलिसिस्टाइटिस एंड पेरिटोनाइटिस, ठीक है। वो अल्सर भी हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, अपेंडिसाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है कि किसी भी इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अपेंडिसाइटिस एंड पे ITS आ गया, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ समथिंग, तो अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, कॉलिसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, पेरिटोनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। टाइप्स ऑफ द एब्डोमिनल पेन, बर्निंग हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, सीवियर क्रैम्पिंग डिजीज हो सकती है, स्टैबिंग हो सकती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज जिसे GRD बोलते हैं, GRD स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, अपेंडिसाइटिस हो सकती है, क्रॉन हो सकता है, और पैंक्रियाटाइटिस और पॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन ओरिजिन अगर देखें, अफेक्टेड ऑर्गन स्टमक है, अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि एब्डोमेन के अंदर ये सारे ऑर्गन मौजूद होते हैं और इनकी पेन जो है वो एब्डोमिनल पेन के अंदर आती है। अगर स्टमक की पेन है तो वो मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, ठीक है, मिड एपिगैस्ट्रिक में आ जाती है, ठीक है। और पेराइटल पेन है अगर तो मिड एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, और ये रेफर्ड पेन होगी और शोल्डर में जाएगी ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की कहाँ पे होगी, प्री अम्बिलिकल एरिया के अंदर। विजरल पेन यानी कि विजरा यानी कि उसके अंदर जो आपका ऑर्गन इन्वॉल्व होगा वो प्री अम्बिलिकल एरिया होगा। और पेराइटल पेन, और किस कहाँ से वो पेराइट होके आएगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, और रेफर्ड कहाँ पे होगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पेन भी जो है वो जो विजरा उसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो प्री अम्बिलिकल एरिया होगा, प्री अम्बिलिकल एरिया के जितने भी विजरा है, और जो पेराइट उसको करेगी वो ओवर इफेक्टेड साइड करेगी, ठीक है। और वो किधर जाएगी, वो भी मिड बैक में जाएगी, जो कि बहुत कम होता है रेफर्ड पेन, जो कि मिड बैक में जाएगी। आगे आ जाता है एबनॉर्मल एब्डोमिनल साउंड्स। अल्टर्ड बावल साउंड है, जैसे कि हाइपर एक्टिव साउंड्स है, हाइपो एक्टिव है, हाई पिच टिंकलिंग साउंड है, हाई पिच रशिंग साउंड है, ठीक है। हाइपर एक्टिव साउंड है वो इन एनी क्वाड्रेंट, वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। इसी तरह से जो हाइपो एक्टिव साउंड है वो भी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद हाई पिच टिंकलिंग साउंड है, हाई पिच रशिंग साउंड है। उसके बाद आपका आ जाता है सिस्टोलिक ब्रूज, यानी कि ओवर एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल एंड इलियक आर्टरी, वो एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल और इलियक आर्टरी में होता है।
रिजेंबलिंग कार्डिक मर्मर्स। मर्मर्स जो होती हैं वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड होती हैं और वो रिजेंबल करती हैं आपकी कार्डिक मर्मर से। वीनस हम, एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन। अगर आप कभी अल्ट्रासाउंड करवाएं, अल्ट्रासाउंड पे आप जब देखें तो एक खास किस्म की आपको जो है वो अम्बिलिकल रीजन पे एक आवाज़ सुनाई देगी जिसको वीनस हम कहते हैं। इसी तरह से फ्रिक्शन रब, फ्रिक्शन रब जो होती है ओवर लिवर एंड स्प्लीन, लिवर और स्प्लीन के ऊपर सुनाई देती है। इस स्लाइड को गौर से पढ़ें आप लोग, 2-3 दफा इस स्लाइड को पढ़ें।
ओके, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आप ये देख सकते हैं, ये स्पाइडर एंजियोमा है, ये जो मैं पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये रेड कलर का, ये कोलन साइन है एब्डोमिनल अम्बिलिकस एरिया के पास में, ये देख रहे हैं आप, खास किस्म का जो साइन है ये कोलन साइन है। अक्सर ये इस तरह से स्पाइडर लाइक बना होता है अक्सर स्किन के ऊपर, ये स्पाइडर एंजियोमा है, ये ग्रे ट्यूमर है। ये गौर से देख लें, अगर कभी किसी पेशेंट की असेसमेंट करते हुए स्पाइडर एंजियोमा आपको नज़र आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, और ये कोलन साइन क्या है, और ये जो है वो ग्रे टर्नर साइन क्या है, सारे देख लें ये गौर से। उसके बाद आ जाता है ब्लडी स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, ब्लडी स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, हेपेटोमेगैली है और स्प्लीनोमेगैली है। उसके बाद आ जाता है चेंजेस इन एब्डोमेन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग प्रोसेस। ठीक है, एब्डोमिनल चेंजेस जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस को इंडिकेट करती है। एज वी एज, ठीक है, द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिकम लेस एफिशिएंट, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो स्लो होता जाता है। in the mouth food may not be properly broken down due to missing teeth or gum problem as well as lower saliva production। और क्या होता है कि एजिंग ज़्यादा होने की वजह से एक तो हमारे टीथ, आपने देखा है ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर टीथ नहीं होते, गम्स का कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, और स्लाइवा भी जो क्या होता है वो कम बनता है, जिसकी वजह से जो फूड है उसको मिक्सिंग में प्रॉब्लम होता है। द लोअर स्फिंक्टर दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द ईसोफेगस इनटू द स्टमक कैन वीकन रिजल्टिंग इन रिफ्लक्स। ठीक है, बैक फ्लोइंग ऑफ फूड और एसिड, हार्ट बर्न करवाता है। ठीक है, लोअर स्फिंक्टर जो होता है वो रेगुलेट करता है आपके फ्लो ऑफ फूड को ईसोफेगस से स्टमक के अंदर। ठीक है, यानी कि स्टमक का जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जो है वो ब्लड उसको फूड फ्लो को कंट्रोल करता है, तो वो वीक कर देता है इनफ्लेक्स को, और समटाइम जो है वो बैक फ्लोइंग फूड स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बर्न। हाँ, काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं उसको हेपेटाइटिस और ट्यूमर के अंदर। लॉस ऑफ मसल टोन कास्ट फूड टू मूव मोर स्लोली अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और मसल टोन कम होने की वजह से फूड जो होता है वो बैक फ्लो शुरू हो जाता है, और जैसे खट्टी डिकारें, पेशेंट कहता है कि मुझे खट्टी डिकारें आ रही है, खाना जैसे ऊपर ऊपर पड़ा हुआ है, इस तरह की वो आपको कंप्लेन करेगा। स्टमक बिकम लेस इलास्टिक एंड कैन नॉट होल्ड एज मच फूड। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और ज़्यादा फूड भी वो कैरी नहीं कर सकता। सो ओल्ड एज में हम लोगों को लाइट फूड या कह लें कि ज़्यादा मसाले वाला फूड जो है वो नहीं करना। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम डिक्लाइन, जितने भी एसिड्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। अ डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेज एंड एंजाइम दैट डाइजेस्ट ए डेयरी प्रोडक्ट्स कैन लीड टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, और एक ख़ास किस्म का एंजाइम जिसे लैक्टेज कहते हैं, अगर उसकी कमी हो जाए तो हम पेशेंट जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है, वो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, दही वगैरह, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लिहाजा ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को लैक्टोज फ्री डाइट जो है वो डेयरी में अगर ऑफर भी करनी हो तो देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं है। इस सूरत में कंडीशन अगर वो ले लेता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो ब्लॉटिंग यानी गैस का बन जाना, खट्टी डिकारें आना, जब भी ऐसा पेशेंट जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है और वो डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। आज जो हमारा इसमें सेशन है, इसमें हमारी जो है वो एब्डोमेन, रेक्टम और एनस, इसकी असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम हेल्थ असेसमेंट का, उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंटरव्यूइंग स्किल्स, इंटरव्यू कैसे करते हैं ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपने इस असेसमेंट के चैप्टर को मैं अपलोड कर देती हूँ, उसको आपने गौर से पढ़ना है। ठीक है, इसका टेस्ट भी होगा, क्विज भी होगा, और सब चीज़ होगी, इसको साथ साथ आपने याद करना है। गेटिंग माई पॉइंट, अब सारे बच्चे मुझे अपनी हेल्थ असेसमेंट की क्लास के लिए अटेंडेंस दे दें, और 10 मिनट की ब्रेक के बाद जो है वो आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने प्लीज़ 10 मिनट के बाद ऑनलाइन हो जाना है, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मेक श्योर हो जाए और मैं आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो है वो टॉपिक पढ़ा दूँ। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास के लिए अटेंडेंस दे दें। थैंक यू वेरी मच।